हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्निशन क्लासेस। आज हम लोग लॉ का चैप्टर 2 करने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक मैंने इससे पहले एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, तो अभी इसको हम लोग डिटेल में पूरे टॉपिक को मतलब कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड एग्रीमेंट के क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहले बच्चा हमें ये जानना है, चैप्टर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक ऐसा लॉ विच इज गवर्न कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, जो हमारे पूरे देश में कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो उसके लिए 1872 एप्लीकेबल होता है, राइट। केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। ये जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1872 कब इन्फोर्स हुआ इंडिया में वो भी हमें जानना है। 1872 के अंदर में 1 सितंबर में आया था। कंटेन्स रूल्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मतलब क्या बच्चा, कि जब भी कोई दो लोग कोई एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के बीच में, तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है, ये सारे पॉइंट्स हमें समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जानना होगा। जैसे मान लीजिए किसी दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट्स होते हैं, तो वो एग्रीमेंट्स को कोर्ट के अंदर में जाके उसके अगेंस्ट में फाइल सूट किया जा सकता है कि नहीं, केस फाइल किया जा सकता है कि नहीं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है, ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए कि कोई भी एग्रीमेंट क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, या एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में देखनी है, वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में समझने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे हमने बोला अभी कि कंटेन्स रूल रिगार्डिंग, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारी है, इसके अंदर में क्या क्या रूल्स हैं वो सारी चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनता है, परफॉर्मेंस किस तरह से उसके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड ब्रीच एंड रेमेडीज, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो उसके क्या सॉल्यूशन है, समझ में कि नहीं, ये सारी चीजें हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में समझेंगे बच्चों। नाउ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अभी हमने क्या बोला कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या नहीं है, इस चीजों को हमको समझना है इसमें। तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है बच्चों, एक एग्रीमेंट है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो जब भी कोई एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी टर्म्स एंड रूल्स के हिसाब से एग्रीमेंट दो लोग मिलकर करते हैं, अगर वो इन्फोर्सेबल हो कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इट रिफर टू द सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स, it refer to the set of laws and rules governing the business transaction and agreement in India। बोला एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है, एक लॉज है, ठीक है, जो किसी भी बिजनेस एग्रीमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है हमारे देश में। आया समझ में कि नहीं है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी, कोई भी एग्रीमेंट बच्चा कॉन्ट्रैक्ट तभी फॉर्म होता है अगर कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो। अंडरस्टूड नॉट? इफ एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय law then the agreement will consider as a contract। अगर कोई एग्रीमेंट आपने किया और अगर इन्फोर्सेबल नहीं है तो कभी भी उसे कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बोल सकते। आया समझ बच्चों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम लोग शॉर्ट में सीखेंगे कि क्या क्या एसेंशियल्स हैं वैलिड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, देन डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे। पहला, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड होना है तो उसे कुछ पॉइंट्स, एसेंशियल पॉइंट्स होनी चाहिए उस एग्रीमेंट के अंदर में, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में, तभी वो वैलिड माना जाएगा। सबसे पहला ऑफर, मतलब यहाँ पे जब भी कोई एग्रीमेंट बन रहा है दो लोगों के बीच में, एक पार्टी वहां ऐसी होगी जो ऑफर देगी, किसी भी चीज के लिए ऑफर देने वाला होना चाहिए। तो ऑफर होना ही जरूरी है, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जैसे कि देयर मस्ट बी अ वैलिड प्रपोजल विच कैन बी एक्सेप्टेड, तो कोई भी एक ऐसा वैलिड प्रपोजल होना चाहिए किसी इंसान द्वारा, किसी एक पार्टी की तरफ से कोई ऑफर हो, कोई प्रपोजल हो, तो बोला जाएगा ऑफर है, ठीक है ना। अगर मान ले आपने किसी को ऑफर ही नहीं किया, कुछ आपने प्रपोजल ही नहीं दिया, तो जब आप ऑफर या प्रपोजल नहीं दे रहे तो एग्रीमेंट फॉर्म ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए पहला पॉइंट होता है बच्चों ऑफर। अगर आपने किसी को ऑफर दिया है तो फिर कोई एक्सेप्ट करने वाला भी होना चाहिए, तो वहां पे होना चाहिए एक्सेप्टेंस। देयर मस्ट बी
एक्सेप्टेंस गिवन टू द प्रपोजल मेड। तो जब भी आपको किसी ने कोई प्रपोजल दिया और आपने उसे एग्री किया मतलब एक्सेप्टेंस इज गिवन बाय यू टू द नेक्स्ट पार्टी। ऐसा समझ में नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बच्चा आता है, बोलता है सर हमें ट्यूशन पढ़ना है आपके यहाँ, राइट? तो अगर उसने मुझे ऑफर दिया कि सर मुझे ट्यूशन पढ़ा दीजिएगा, उस ही गेव मी द प्रपोजल, और मैंने उसे अगर पढ़ाना है तो मैं उसे एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, ओके आई विल टीच यू, तो दैट इज माय एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे और स्टूडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट फॉर्म हो गया, बिकॉज यहाँ पे दोनों पॉइंट एप्लीकेबल हो गई। क्या हो गया, एक ऑफर भी आया और दूसरा हमने एक्सेप्टेंस भी दिया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा। नाउ नेक्स्ट, टू पार्टीज, जब भी कोई एग्रीमेंट बनेगा तो क्या आप खुद के साथ एग्रीमेंट तो नहीं बना सकते, राइट? एग्रीमेंट जब भी होगा तो दो लोगों का होना जरूरी है, इसीलिए नो पार्टी कैन एक्सेप्ट हिज ओन ऑफर, राइट? नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। डिटेल में सीखेंगे अभी इसके बाद जाके हम लोग लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। जब भी आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो उसका जो मोटिव होना चाहिए बच्चा, वो ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए। कोई गैर कानूनी काम के लिए आप एग्रीमेंट नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आती है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जिसके साथ भी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या वो आप उसको परफॉर्म करने के कैपेबल हो या नहीं हो, इसीलिए हमें यहां पे देखना है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखना है कि फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा। जब भी एग्रीमेंट किसी दो लोगों के बीच में होता है तो वो कंसेंट क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, किसी को प्रेशर में रख के नहीं होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर आपने किसी को जबरदस्ती किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करा है, उसका फ्री कंसेंट उनके तरफ से नहीं है, तो कभी भी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं क्या वो परफॉर्मेंस करने के कैपेबल है, क्या वो किया जा सकता है, क्या वो एग्रीमेंट पूरा हो सकता है? अगर वो एग्रीमेंट पूरा हो सकता है तभी वो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो यहां पे आपकी आती है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आती है बच्चा सर्टेनिटी। आप जिस चीज के बारे में एग्रीमेंट कर रहे हो उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, पूरी सर्टेनिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशन, या आप किस चीज के बारे में डील कर रहे हो। नेक्स्ट आती है अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। अदर लीगल फॉर्मेलिटीज की मतलब है जब आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो तो वहां पे कुछ लीगल फॉर्मेलिटी होगी जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब भी आप एग्रीमेंट किसी के साथ कर रहे हैं, इस इंटेंशन से आप कर रहे हैं कि आपको एक रिलेशन, लीगल रिलेशन फॉर्म करना है दो लोगों के बीच में, देन ओनली it consider the valid point of contract. I hope everybody understood till here. चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सारे एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमें वो समझनी है। जिस चीजों को अभी हमने शॉर्ट में समझा था वो सारे पॉइंट्स का अब डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला आ जाते हैं ऑफर। ऑफर मतलब जो भी आप ऑफर दे रहे हो वो ऑफर आपका वैलिड होना चाहिए, राइट? वैलिड ऑफर होना चाहिए। किसी को आप कोई भी ऐसा ऑफर नहीं दे सकते जो वैलिड ना हो, समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को ऑफर दिया टू मर्डर समवन, ये कभी भी वैलिड ऑफर नहीं हो सकता। तो ऐसे अगर ऑफर आप दे रहे हो जो वैलिड नहीं है तो वो कभी भी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, राइट? तो इसीलिए आप जो भी ऑफर दे रहे हो, जो भी प्रपोजल आप दे रहे हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, इट ऑलवेज नीड टू बी वैलिड ऑफर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्टेंस। जब आपने कोई ऑफर दिया तो सामने से कोई एक्सेप्ट करना होगा। अगर उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी को कुछ ऑफर दी, आपने कोई प्रपोजल दिया, राइट, और सामने वाले ने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, राइट, ये तो उसी तरह हो गया ना बच्चों। मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी एक लड़की को ऑफर दिया कि आई वांट टू गेट यू मैरिड, और मैं 25 तारीख को अगले महीने में तुम्हारे घर में बारात लेकर आने वाला हूँ, राइट? यू डिसाइडेड योरसेल्फ कि हाँ मैं लेके आने वाला हूँ। उस लड़की ने आपको कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया और आप घर आए, उसको बोलकर चले आए, आपको लगा कि हाँ वो तो मैंने उसको बता दिया है, और आप घर आ गए बच्चे। अब घर आने के बाद मैंने मम्मी पापा को मना लिया किसी तरह, और मम्मी 25 तारीख को बारात लेके जाना है, और 25 तारीख जब नेक्स्ट महीने आया, आपने शादी की सारी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, गेस्ट को बुला लिया, कार्ड बुला लिया, एवरीथिंग, सारी चीजों आपने रेडी कर लिया, और बारात लेके लड़की के घर पहुंच जाए, राइट? तो उसके घर आप जब जाके देख रहे हो तो उसके घर में तो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो एक्सेप्ट किया नहीं, तो उसे पता ही नहीं कि आज मेरी शादी है। तो ये एक तरह से हो गया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हाल हो गई बच्चे, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आया था, तो इसलिए क्या होगा, वो आपका वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है।
नेक्स्ट होती है दो पार्टीज। अभी मैंने क्या कहा कि एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए। आप खुद के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं फॉर्म कर सकते, खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, इसलिए टू पार्टी नीड टू बी देयर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा था लॉफुल होनी चाहिए। आप जो भी, ध्यान देना बच्चों, आप यहां पे जो भी कर रहे हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। सिंसियर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हम लोग बता रहे हैं, लॉफुल होने चाहिए जो मैंने कहा, ठीक है ना। तो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन होने चाहिए और ऑब्जेक्ट होने चाहिए। आया समझ में कि नहीं है? तो लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मनी वी आर रिसीविंग शुड बी फॉर लॉफुल वर्क। आप जो पैसे ले रहे हो, कोई भी एग्रीमेंट आपने किया और जिस चीज के बदले में आप पैसे ले रहे हो वो क्या होने चाहिए, आपके लॉफुल होने चाहिए, राइट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विच इज बीइंग डील्ड शुड बी लॉफुल। आप किस चीज के बदले में पैसे दे रहे हो? आपने AK-47 खरीदने के लिए दिया, ड्रग खरीदने के लिए दिया, तो जो आपने ऑब्जेक्ट क्या है आपका AK-47, कंसिडरेशन क्या है, पैसे। तो जो पैसे आप दे रहे हो क्या लीगल काम के लिए दे रहे हो? नहीं, इलीगल काम के लिए दे रहे हो। तो अगर ऐसा आप किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो टू बाई एंड सेल ड्रग्स एंड AK-47, तो जो आप पैसे दे रहे हो और ड्रग्स एंड AK-47 खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपका ना तो लॉफुल कंसिडरेशन है, ना तो आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट है। तो ये कभी भी आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट आता है बेटा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरी पॉइंट आती है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप ये मानते हुए कर रहे हो कि हम दोनों के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल एग्रीमेंट फॉर्म होगा। जैसे मान लो इफ नो इंटेंशन टू बाउंड द पर्सन, नो लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट करा लेकिन ये कोई आपका मोटिव नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड करें, तो कभी भी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। दूसरा, सोशल एग्रीमेंट आर नेवर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे नो इंटेंशन फॉर लीगल ऑब्लिगेशन। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप फैमिली में आपने, आपकी मम्मी को आपने कहा कि मम्मी मैं आपको लाके नेक्स्ट मंथ 50,000 का गिफ्ट दूंगा, और नेक्स्ट मंथ आप नहीं लेकर आए, तो मम्मी आपके केस में केस नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पे कोई लीगल बाउंडिंग नहीं था। एक सोशल, बोल सकते हो आप कि सोशल एग्रीमेंट था। और सोशल एग्रीमेंट का रीजन कभी ये नहीं होता कि आप एक दूसरे को बाइंड कर रहे हो किसी लीगल बाउंडेशन में, राइट। नेक्स्ट होता है, ये समझ में आ गया। इसके लिए आगे हम लोग केस स्टडी भी करेंगे। आई होप यहां तक बच्चों समझ में आया होगा। चलो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ये अभी भी शॉर्ट में ही है, डिटेल में इसका लॉन्ग एक्सप्लेनेशन हम लोग सीखेंगे ताकि और आपको समझ में आ जाए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में बेटा कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होनी चाहिए। जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो, क्या वो बंदा इस लायक है कि आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर्म कर सके, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, राइट। जैसे आप माइनर के साथ कर रहे हो, कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसके साथ कोई एग्रीमेंट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट होता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मैंने अभी पहले ही बताया बेटा, फ्री कंसेंट क्या होना चाहिए, एसेंट ऑफ बोथ द पार्टी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर। दोनों पार्टी के जो एसेंट होने चाहिए वो फ्री होने चाहिए किसी तरह के प्रेशर से, ताकि आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सके। तो एग्रीमेंट हैज टू बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट होता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या वो पॉसिबल है जो आप बोल रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? जैसे मान लो देयर शुड बी अ चांस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो क्या वो पॉसिबल है कि आप उसे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लड़की को ऑफर दिया, इफ यू मैरी मी आई विल मेक होम ऑन मून फॉर यू। क्या ये पॉसिबल है कि आप उसके लिए चांद में घर बनाओगे? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे कोई भी वादे या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, राइट। नेक्स्ट आता है सर्टेनिटी। अब देखो सर्टेनिटी का मतलब क्या है बेटा, वर्क टू बी डन शुड बी फिक्स्ड एंड सर्टेन। वेग नहीं होनी चाहिए, वेग मतलब कुछ भी नहीं होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए। आपको जिस चीज के बारे में एग्रीमेंट कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है ऑल द फॉर्मेलिटीज, राइटिंग, सिग्नेचर, स्टैंपिंग एटसेट्रा। चलिए इसको अब समझते हैं। यहां पे मैंने कहा, अब ये आ गया बच्चा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था कि ऑफर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे टाइगर श्रॉफ आपको दिख रहा है, टाइगर श्रॉफ ने यहाँ पे क्या कहा, सारा अली से कहा कि भाई आई विल यू मैरी मी। तो यहाँ पे टाइगर श्रॉफ ने सारा खान को एक ऑफर दिया कि डू यू लाइक टू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दिस इज एन ऑफर बाय टाइगर श्रॉफ टू सारा। अब सारा का एक्सेप्टेंस हो सकता है कि वो एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट ना करे। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस देखो, सारा अली खान ने, ध्यान से देखना बच्चों, सारे अली खान ने कहा कि यस आई विल मैरी यू। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी आया और यहाँ पे आपका ऑफर भी आया। समझ में कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बच्चों।
कोई भी एग्रीमेंट के लिए मैंने अभी क्या कहा था, कोई भी एग्रीमेंट अगर फॉर्म करना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो दो लोग होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे टाइगर श्रॉफ है एक और दूसरी सारा अली खान, तो ये दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट फॉर्म किया, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। तो एटलीस्ट दो पार्टी होने चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने खुद से एक एग्रीमेंट बना लिया अपने आप से आप कोई एग्रीमेंट नहीं बना सकते, तो केस आप जाओगे कोर्ट में, तो केस किसके ऊपर करोगे, खुद के ऊपर करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको दो पार्टीज होनी चाहिए जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट आप करने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा था लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। बेटा यहां पे मैंने कहा था जो भी आप एग्रीमेंट फॉर्म करते हो, एग्रीमेंट फॉर्म में लॉफुल होने चाहिए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। जैसे यहां पे लो फॉर एग्जांपल आप देखो, आपने मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा ये लो ड्रग्स, मिस्टर बी ने कहा ये लो 1 करोड़, राइट। इन दोनों ने एग्रीमेंट किया, राइट। बट ये जो एग्रीमेंट है इसका जो ऑब्जेक्ट है लॉफुल नहीं है, क्योंकि ड्रग्स इलीगल है और आपका जब ऑब्जेक्ट सही नहीं है, लॉफुल नहीं है, तो आप दो लोगों के बीच में कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो यहां पे इसीलिए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहां पे मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू से कहा ये लो 5 लाख रुपीज एंड मर्डर मिस्टर एक्स। अब देखो पी क्या कर रहा है, मिस्टर क्यू को, है ना, मिस्टर क्यू को किसी को मारने के लिए ऑफर दे रहा है, राइट। अब ये मिस्टर क्यू ने एक्सेप्ट किया, ओके आई विल मर्डर मिस्टर एक्स। तो यहां देखो इन दोनों ने एग्रीमेंट तो फॉर्म किया, राइट। जैसा मैंने कहा था कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनना है बच्चों, मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सेबल होनी चाहिए इन कोर्ट ऑफ लॉ, राइट। तो यहां पे देखो एग्रीमेंट तो फॉर्म हो रहा है दोनों के बीच में, दैट्स राइट, बट क्या ये कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर पी ने मिस्टर क्यू से कहा ये लो 5 लाख रुपए एंड मर्डर एक्स मिस्टर एक्स। अब मिस्टर क्यू ने क्या किया, पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद मिस्टर एक्स का मर्डर नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी आत्मा जाग गई, उसे लगा कि मिस्टर एक्स बहुत अच्छा इंसान है, उसका मर्डर नहीं करना चाहिए, और क्यू ने मर्डर नहीं किया और क्यू इसके पैसे भी वापस नहीं कर रहा है। अब मिस्टर पी क्यू के पास जाके बोले कि तुम मेरे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे नाम में केस करूंगा। क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अगर मिस्टर पी क्यू के अगेंस्ट में केस करने जाएगा कोर्ट में, तो पहले पुलिस तो इसको ही उठा के पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि इसने जो मर्डर करने का लिए किसी को ऑफर दिया था वो लॉफुल नहीं है बच्चों। इसीलिए ये ऐसे एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में कभी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते, राइट। तो इसीलिए आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन होना पड़ेगा अगर किसी भी एग्रीमेंट को लॉफुल बनाना है, इन्फोर्सेबल बनाना है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। मैंने क्या कहा? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दो लोगों के बीच में जब भी आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हो, क्या जस्ट बोलने के लिए बात कर रहे हो, एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो, या आप लीगली एक दूसरे को बाइंड कर रहे हो कि अगर कोई भी इस लीगल एग्रीमेंट को ब्रेक करता है तो उसको उसके अगेंस्ट में कोर्ट में सू किया जा सके। क्या ऐसा आपका इंटेंशन है? अगर इस तरह का इंटेंशन होगा तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकता है। जैसे आप यहां पे देखो इग्निशन और ये है पेरेंट्स, राइट। आई विल टीच योर चाइल्ड, राइट बच्चों, आई विल टीच योर चाइल्ड, एंड पेरेंट्स ने कहा ओके आई विल गिव फीस फॉर यू, ओके। तो मान लो यहां पे जो एग्रीमेंट बन रहा है इग्निशन और पेरेंट्स के बीच में, ये लीगल हुआ, एंड ये क्या हो गया? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप हुआ। कैसे? क्योंकि यहां पे मैंने बोला कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा और इन्होंने मुझे वादा किया ओके आई विल पे यू द फीस। अब मैंने अगर इनके बच्चे को पढ़ाया, पेरेंट्स के बच्चे को पढ़ाया, और वो हमें पैसे ना दें, तो आई कैन ड्रैग हिम टू द कोर्ट। मैं उन्हें कोर्ट में ले जाके उनके अगेंस्ट में केस फाइल कर पाऊंगा। या इन्होंने मुझे पैसे दे दिए, मान लो बच्चों तुम लोगों ने मुझे पैसे दे दिए और मैं ना पढ़ाऊं और मैं आपके पैसे भी रिटर्न ना करूं, तो ऑब्वियसली आप मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो, राइट। तो सेम थिंग है कि अगर कोई एग्रीमेंट बन रहा है, क्या एक दूसरे को लीगली बाइंड करने के लिए बन रहा है, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। अंडरस्टूड है ना? तो यहां पे इंटेंशन टू क्रिएट क्या होना चाहिए? लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आती है बच्चा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट।
ये भी पॉइंट याद रखना आपको कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की मतलब है कि जब जिसके साथ भी आप एग्रीमेंट फॉर्म कर रहे हो, क्या वो इस लायक हैं कि आपके साथ एग्रीमेंट कर सकें। अगर ऐसे वो लायक नहीं है और आपने उनके साथ एग्रीमेंट करा तो कभी भी वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में जैसे आपने माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट फॉर्म करा, मान लो इस माइनर के पेरेंट्स आउट ऑफ कोलकाता है, राइट, आउट ऑफ द टाउन है, और तुमने देखा कि भाई ये अच्छा मौका है, माइनर तो अकेला है, बच्चा है, उसको तो उतना दिमाग है नहीं, तो तुम उसके पास गए और बोलो मेरा कार खरीद लो, राइट, मेरा कार खरीद लो, बहुत अच्छी कार है और बच्चों को कार से लगाव भी होता है, राइट। तो इसने कहा कि सर मुझे कितना देने होगा, राइट, तो तुमने कहा कि भाई 5 लाख रुपए मेरे को दे दो। अब इसके पेरेंट्स घर में तो थे नहीं, पर इसको पता था कि मेरे मम्मी पापा कहाँ पैसा रख के ले गए हैं। इसने क्या किया, 5 लाख रुपया ला के मिस्टर ए को दे दिया और मिस्टर ए ने कार अपनी बेच दी, राइट। अब क्या हुआ, जब उसके पेरेंट्स आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि इन्होंने मेरे बच्चे को कार बेची है और मेरे बच्चों से इन्होंने 5 लाख रुपया मिस्टर ए ने ले लिया है, तो क्या वो खुश होगा? नहीं होगा। वो ये बोलेगा कि आपकी खटारा कार आपने मेरे बच्चे को, नासमझ बच्चे को, ठीक है, बेवकूफ बच्चे को